बिजनेस पे लोन्स हो गए और आपके पास बिजनेस में पैसा नहीं है तो आपको घर बार सब बेचना पड़ेगा, जो सोल प्रोप्राइटर करता है। तो सोल और पार्टनरशिप दोनों की लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। घर बार बेच के आपको बिजनेस का पैसा चुकाना पड़ेगा। ओके, पार्टनरशिप के डेफिनेशन में ही दिया हुआ है, पार्टनरशिप इज अ बिजनेस lawful activity must be carried on by all or one of them acting for all. So अगर नहीं चुका पाते तो personal property can be attached. Liability is unlimited. Number 2, the liability is joint and several. Number 2, the liability is joint and several का मतलब क्या? हम 3 पार्टनर्स हैं, मैंने कुछ डिसीजन ले लिया डीड के हिसाब से और लोन्स हो गए उस पर 50-60 लाख, तो तीनों को मिलकर वो चुकाना पड़ेगा। इट इज ऑलवेज वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर। हम तीनों ने डिसाइड किया तो तीनों को बाइंडिंग है, एक ने किसी ने डिसीजन लिया वो भी तीनों को बाइंडिंग है। कल मैंने बताया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज के वक्त पूरा पार्टनरशिप हम साथ में बाइंडिंग हो जाता है। तो 1-2 बंदे ने जो भी डिसीजन लिया आप उसको ये नहीं बोल सकते इसका गलती है, ये करेगा, ये संभाले, ऐसा नहीं है। सारा का सारा फर्म उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। सर वो डीड पे लिखा है, डीड में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ तो आप उस पर पिन पॉइंट कर सकते, बट डीड के रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उसने किया तो फिर सबको बाइंडिंग। ऑल ऑफ देम विल बी टेकन रिस्पॉन्सिबल फॉर वन पर्सन्स एक्शन। सो वन फॉर ऑल फॉर वन। द लायबिलिटीज आर जॉइंट एंड सेवरल। जब साथ में भी सब भुगतेंगे, अकेले अकेले भी भुगतना पड़ेगा। अच्छा, कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो बाकी 2 पार्टनर्स को उसका सारा नुकसान भुगतना पड़ेगा। अगर 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो एक अकेले को उसका सारा इंसॉल्वेंसी का लॉस भुगत के पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच करके लोन्स चुकाने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? तो इट इज ऑलवेज लाइक दैट। दैट्स व्हाई आपको भी देख के लगेगा सारा पार्टनरशिप करने के ऐसा ही काफी लोग सोचते थे और रिस्क लेने को रेडी नहीं थे। तो इसके लिए एक नया पार्टनरशिप लाया गया इन द ईयर 2008-9। उसको बोला जाता है LLP। सुना है इसके बारे में? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। LLC भी सुना होगा या LLP भी सुना होगा, एक ही चीज। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? हाँ, अभी मैंने, जैनम ने और काव्या ने हमने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाई है। तो इसमें LLP एक्ट क्या बोलता है? आपका उतना ही नुकसान होगा जितना कैपिटल आपने डाला। मतलब 10, 20, 30 लाख डाला है, बस मैक्सिमम लॉस विल बी 10, 20 और 30 लाख। पर्सनल प्रॉपर्टीज नीड नॉट बी अटैच्ड। घर बार अटैच करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम लॉस उतना होगा, उससे ज्यादा कुछ पैसा देने की जरूरत है सर। सो दिस इज लेसर रिस्क। आप सेफ हो गए। अभी उसको सेपरेट आइडेंटिटी देगी। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग, जैसे कंपनीज में होता है। तो LLP इज इन अ स्वीट स्पॉट। उसको कंपनीज का एडवांटेज है और पार्टनरशिप का डिसएडवांटेजेस नहीं। तो काफी लोग प्रेजेंट डे में एक जो स्ट्रक्चर बनाते हैं बिजनेस का, दैट इज एन LLP रादर देन अ पार्टनरशिप और रादर देन अ कंपनी। में क्या होता है? कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होता है। कंप्लायंसेस का मतलब आपको ये फलाना दिन का सबमिट करो, स्टॉक पब्लिक है तो बहुत ही होता है। प्राइवेट लिमिटेड में भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो डिसीजन लिया गया है बताओ हमें, लेटर सबमिट करो। ओके, फॉर्मेलिटीज काफी सारी होती है। पार्टनरशिप LLP में वो फॉर्मेलिटीज बहुत कम होती है, बहुत कम। और रिस्क जो होते हैं पार्टनरशिप के वो चले जाते हैं। पर्सनल प्रॉपर्टी अटैचमेंट रिस्क वो सब चला जाता है, आपको वो सब देखने की जरूरत नहीं। सो LLP आपको अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं है, CA में थोड़ा सा पार्ट है। यहाँ पे आपको जो पार्टनरशिप है दैट इज अनलिमिटेड पार्टनरशिप। अच्छा, व्हाट इज द लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स? एनीवन रिमेंबर? किया हुआ है उसी में आया मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ओके, 2013 कंपनीज एक्ट के हिसाब से इट इज मैक्सिमम 50। वैसे तो 100 तक खींच सकते हो, बट 50 पे रेस्ट्रिक्ट करने को बोला गया, अच्छी बात है। सो याद रखना ये लिमिट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 इट इज मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। पार्टनरशिप बिजनेस में
वन उसमें डेफिनेशन में दिया हुआ है, इट शुड बी कैरिड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ऐसा भी चलता है। मतलब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर्स काम करें। अभी मैंने बोला एक्टिव और डोरमेंट स्लीपिंग पार्टनर होता है, तो एक्टिव पार्टनर्स कैन वर्क, डोरमेंट या स्लीपिंग पार्टनर काम नहीं करेगा तो भी चलेगा। तो इसमें क्या होता है, काफी सारे लोग घर पे ही पार्टनरशिप बना देते हैं, आपके घर पे भी होगा शायद, आपने देखा होगा। अभी मैं मेरे डैड के साथ कोई पार्टनरशिप फॉर्म बना सकता हूँ, मॉम के साथ भी अलग फॉर्म बना सकता हूँ, मॉम डैड की अलग पार्टनरशिप फॉर्म बना सकता हूँ। ओके, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अलग, HUF अलग, उसमें करता इज द ओनर, वो एक अलग फाइल आप बना सकते। ओके, सो पार्टनरशिप फॉर्म में अभी सपोज मैंने मेरे डैड के साथ पार्टनरशिप की, काम मैं ही कर रहा हूँ, डैड इज अ स्लीपिंग पार्टनर, ऐसा आप कर सकते हो। पैसा डाला चल गया। ओके, बट इसमें आपका जो टैक्स होता है ना वो डिवाइड हो जाएगा, मतलब आपके पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स पे सेपरेट टैक्स लगता है एट द रेट ऑफ 30%। सोल प्रोप्राइटर में बिजनेस पे कोई सेपरेट टैक्स नहीं था, याद है आपको, बट पार्टनरशिप के बिजनेस पे देयर इज अ सेपरेट टैक्स एट द रेट ऑफ 30% ऑफ द प्रॉफिट्स। तो पार्टनरशिप फॉर्म जो भी कमाएगा उसमें 30% आपको देना है। इनकम टैक्स अलग है मतलब आपको वो डिडक्शन मिल जाता है, मतलब जितना आपने पार्टनरशिप के प्रॉफिट पे टैक्स बनाया वो आपको वापस भरने की जरूरत नहीं। हाँ, सो 30% टैक्स मिलता है। और उसमें क्या होता है, पार्टनर सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये सब एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होता। मतलब आपने जो पहले प्रॉफिट कमाया बिफोर सैलरी टू पार्टनर, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। नहीं तो उल्लू बनाने वाली बात हो गई, मैंने 10 लाख का प्रॉफिट किया, हम तीनों ने 3-3 लाख की सैलरी ले ली और बताया 1 लाख का प्रॉफिट, हम लोग 1 लाख पे टैक्स। सैलरी किसको दी, हमको, प्रॉफिट किसको जा रहा है, तो भैया 10 लाख पे टैक्स। तो इंटरनली पार्टनर में कुछ भी जा रहा है, इट इज नॉट ए टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। रेगुलर बिजनेस का इनकम माइनस एक्सपेंस करके जो प्रॉफिट आया उसमें आपको टैक्स भरना पड़ता है, वो भी 30% से विद सेस, तो वो जाता है 30 to 33%। इज इट क्लियर? एजुकेशन से, स्वच्छ भारत से, टैक्स पे टैक्स, तो 30 to 33% तक आपको भरना पड़ता है। क्यों बनाया जाता है पार्टनरशिप फॉर्म? सोल प्रोप्राइटर में चल रहा था ना, क्यों किया पार्टनरशिप? एडिशनल कैपिटल, एडिशनल स्किल्स, आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है तो और पैसा लगेगा ना, वही रीजन होता है। कोई भी बिजनेस साइज में बड़ा क्यों बनते जाता है? पैसा एंड स्किल्स, जितना मैन पावर अच्छा लगाओगे उतना डिसीजन मेकिंग होगा अच्छे से, उतना काम अच्छे से हो पाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, बट टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस भी होगा ना। अभी देयर आर सो मेनी पार्टनरशिप्स इन द नेम ऑफ CA, लॉयर्स, देखा है आपने? 10-10, 20-20 करोड़ के टर्नओवर्स हो रहे हैं, 2-2, 3-3 करोड़ के एनुअल प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो दे दो ना, 3 करोड़ में से 70-80 लाख टैक्स का बनता है, तो दे दो। 2.5 करोड़ फिर भी मिल रहा है तुमको, 2-2 करोड़ तो मिल रहा है कमाने के लिए। GST अलग है, GST में न्यू पार्टनर जो भी है उसपे ज्यादा टैक्स बना है। IT अलग है, GST अलग है। GST इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट टैक्स का बनता है। आपने और अपने पापा ने फॉर्म चालू किया, वो 1 करोड़ कमाया, आप अपनी मम्मी को दे दो 50 लाख से लोन दे सकते हैं ना, उसमें क्या है, एज एन एम्प्लॉय दे सकते हैं, बट अगेन वो फैमिली मेंबर नहीं होना चाहिए, दैट इज रिस्ट्रिक्शन। फैमिली मेंबर को भी दे रहे हो तो आप अपना ही पैसा घुमा रहे हो। थर्ड पार्ट, जेन्युइनली अगर आप प्रूव करते हो कि वो काम कर रहा है बिजनेस में, फैमिली मेंबर है और काम कर रहा है, तो आप उसको सैलरी दे सकते हैं। बट अगर प्रूव हो गया कि उसने काम वाम नहीं किया, खाली घुमाने के लिए कर, सॉरी फ्रेंड तो वेला ही बैठा है ना, फ्रेंड तो कमा ही नहीं रहा है, उसका भी इनकम होगा ना, उसमें भी टैक्स अगर वो वेला है, कोई काम नहीं करता है। ऐसे काफी बिजनेसेस करते हैं अपना टैक्स बचाने के लिए। व्हाट डू दे डू? दे विल हायर
कोई भरोसे का आदमी पहले तो जो कैश में डील करता है। अभी काफी सारे हैं ना भूमिकाला ऐसे आदमी होते हैं जो कैश में डील करते हैं। ओके, अभी कोई समझो रेकड़ी वाला है, वो कैश में डील कर रहा है, अन्ना हो गया, He's dealing in कैश, उसका कोई रिटर्न शायद होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। अभी ऐसा कोई भरोसे वाला आदमी को पकड़ो और बताओ कि वो आपका एम्प्लॉय और उसको देते जाओ सैलरी, कमीशन दे दो, सैलरी दे दो, उसको एक्सपेंस के फॉर्म में दिखाओ, प्रोफेशनल फीस दिखा दो, एंड आपका टैक्स में उतना पैसा कटते जाएगा और सामने उससे कैश ले लो, उसको एंट्री बोलते हैं। आप उसको चेक में पैसा दे रहे हो और उससे कैश में ले लो। ये लीगल है? इलीगल है, लेकिन प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव नहीं कर पाए चलते रहते, मैनी बिजनेसेस डू दैट। ओके, सो should not be done just for education. Many business do that. मैंने पार्टनरशिप फॉर्म बनाया ही नहीं। उसमें भी तो प्रॉफिट रहेगा। सोल प्रोप्राइटरी, एंटायर प्रॉफिट गोज टू द ओनर। चलो चलो उनका सोल प्रोप्राइटरी है राजीव। क्या ग्रॉस मार्जिन? नेट मार्जिन। Now let's come to the एक बार राजीव सर ने बोला था आपका, राजीव सर ने आपको बोला था क्या बोले? पर डे क्या 1 करोड़ कमा दो सर स्टॉक मार्केट चलो गलत पेज नंबर 15 पे आ जाओ सब लोग। पेज 15, कम ऑन। आप बोले जब आने पड़ा अकाउंट नॉलेज चाहिए। ऑल बिजनेसेस, फर्स्ट पेज 15 पढ़ते जाओ। सी मुझे बताओ फाइनल अकाउंट्स अभी क्या होता है? सो पार्टनरशिप बन गया, बिजनेस बन गया, 1 साल हो गया, काम चल रहा है। 1 साल के एंड में बिजनेस क्या करता है? ट्राइज टू फाइंड आउट द रिजल्ट्स। सो दोस रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड एज व्हाट? फाइनल अकाउंट्स। बराबर है? अभी फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड मेनली फॉर 2 reasons. What are the 2 reasons? Number 1, profit loss. Number 2, वैल्यू ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट और लॉस ढूंढने के लिए, और दूसरा वैल्यू ऑफ द बिजनेस। क्या था ना 11th में? प्रॉफिट और लॉस कहां से मिलता है? ट्रेडिंग और पीएनएल से। और वैल्यू ऑफ द बिजनेस कहां से मिलती है? बैलेंस। प्रॉफिट लॉस का मीनिंग क्या है? 1 साल में आपने क्या किया, 1 साल में आपका रिजल्ट क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ बिजनेस? 1 साल के एंड में आप कहां पहुंचे, आपका कैपिटल कितना बढ़ा, आपके एसेट्स कितने बढ़े, आपकी लायबिलिटीज क्या है। तो 1 साल के एंड में अगर आप बिजनेस को बंद करते हो तो बिजनेस बेच के कितना पैसा आएगा, ओनर को कितना पैसा जाएगा। तो एक साल के एंड में आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो फॉर 2 reasons। 1 ईयर में क्या किया और 1 ईयर के एंड में कहां पहुंचे। समझ आया? अभी देखते जाओ। ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल। प्रोसेस कहां शुरू होता है? जर्नल से जाते हैं, लेजर से जाते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस याद है? लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर बैलेंसेस, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट लिस्ट यू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। रिमेंबर क्या था ना 11th एपिसोड? सो जर्नल फ्रॉम विच दे आर पोस्टेड टू द लेजर, these balances of ledger accounts are used to prepare trial balance. Thus, with the help of trial balance, we prepare final accounts for 2 main reasons. Number 1, to calculate profit or loss, and to know the values of assets and liabilities. Generally, final accounts are prepared once in a year, either on the
कैलेंडर ईयर एंडिंग 31st दिसंबर और ऑन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st मार्च। तो नॉर्मली फाइनल अकाउंट्स कब बनाते हो आप? 31st मार्च को बनाते हो। कुछ नहीं दिया यहाँ पे तो ईयर एंडिंग क्या अज्यूम करना है? 31st मार्च। बाय द वे वैसे बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है, आपको जो भी ईयर फॉलो करना है आप कर सकते हैं। 31st दिसंबर करना है, 30th जून करना है, 30th सितंबर करना है, आपकी मर्जी, जो साल करना है कर सकते हो। बट 99% ऑफ द बिजनेसेस फॉलो अप्रैल टू मार्च। द क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। व्हाट वाज द क्वेश्चन? रिमेंबर, ट्रायल बैलेंस होता था और एडजस्टमेंट्स होते थे, याद है? वही 2 चीज होगी यहाँ पर। आंसर विल कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। 11 में 3 थे आपके पास, यहाँ पे 4 है। क्या थे 11 में? याद है? ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। इधर 4 है, ट्रेडिंग, पीएनएल, कैपिटल या करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो पार्ट जो कैपिटल है, याद है आप लोग इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में कैसे लिखते थे, उसी का अकाउंट बना लेंगे। क्यों? जस्ट फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, जस्ट फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। सर उधर दिखा है तो चलेगा क्या 11 के जैसा? वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, खाली थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा लगे, शैबी ना लगे। क्योंकि कभी कभी एक के जगह 2-3 पार्टनर्स हो जाते हैं, तो आपको 3 कैपिटल्स बताने पड़ेंगे, 3 ड्रॉइंग्स, 3 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट, सब थोड़ा शैबी हो जाता है बैलेंस शीट में। इसके लिए पहले क्या करते हो आप? उसका अकाउंट बना लेते हो। है वही चीज, पहले अकाउंट के फॉर्म में लिखा हुआ। समझ में आया? तो जो ऐड करना है वो क्रेडिट, जो लेस करना है वो डेबिट, और फाइनल आंसर वही चीज है। तो एंड बैलेंस शीट। सो 4 चीजें करनी है आपको आंसर पार्ट में। व्हाट आर द 4 आइटम्स? ट्रेडिंग, पीएनएल, कैपिटल, करंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है। फर्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट। याद है व्हाई डू वी मेक ट्रेडिंग अकाउंट? टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। What is gross profit or gross loss? Gross margins, Shark Tank. Which type of profit is gross profit? Why do we need gross profit? बट सीधा ही नेट ढूंढ लो ना, ग्रॉस क्यों दिखा रहे? ग्रॉस के बिना नेट सर क्रॉस की देखो। मेरा बोलने का मतलब है ट्रेडिंग अलग और पीएनएल अलग क्यों? एक साथ ही सब दिखाओ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंस एंड व्हाट आर डायरेक्ट इनकम? परचेज एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, दे आर कॉल्ड एज डायरेक्ट। एंड एक ही इनकम ट्रेडिंग के लिए डायरेक्ट होगी, सेल्स। तो डायरेक्ट का मतलब क्या? इज इट इम्पोर्टेंट, लेस इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट? मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकम्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट इनकम में एक ही इनकम आती है, कोर इनकम बिजनेस की, दैट इज सेल्स। ट्रेडिंग बिजनेस, अलग अलग बिजनेस की अलग अलग डायरेक्ट इनकम होती है। और डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन से एक्सपेंस आते हैं? रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन। तो आप ट्रेडिंग में क्या देखना चाहते हो कि भैया मेन इनकम और मेन एक्सपेंस में आप प्रॉफिट कमा रहे हो, या पीएनएल में जो एक्सपेंस और इनकम है वो है लेकिन परचूर, लेस इंपॉर्टेंट। मेन वाले कहां पे होते हैं? डायरेक्ट वाले कहां पे होते हैं? ट्रेडिंग में। और वो डायरेक्ट इनकम और एक्सपेंस की खासियत है, आप वो डायरेक्ट एक्सपेंस को कम नहीं कर सकते। डायरेक्ट एक्सपेंस को आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको कम करोगे ना तो सेल्स भी कम हो जाएगा, धंधा कम हो जाएगा आपका। समझ में आया? तो ट्रेडिंग इज मेनली प्रिपेयर टू कैलकुलेट व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। होता है क्या? डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस। देखते जाओ फॉर्मेट ट्रेडिंग का। हाउ यू विल स्टार्ट? ओपनिंग स्टॉक। व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, याद है? दिस ईयर का एक्सपेंस, लास्ट ईयर का एसेट, सेम है, सेम है। फिर परचेज लेस रिटर्न्स, विच रिटर्न्स यू सबट्रैक्ट? और सेल्स लेस रिटर्न्स, और फिर क्लोजिंग स्टॉक वो एडजस्टमेंट में आता है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट। व्हाट इज द महामंत्र फॉर डायरेक्ट एक्सपेंस? इफ द एक्सपेंस इज रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट। नॉट रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन, इनडायरेक्ट। सो रट्टा नहीं मारना है, समझना है। वेजेस कहां होते हैं? फैक्ट्री में होते हैं, सो दे आर डायरेक्ट। फैक्ट्री मतलब प्रोडक्शन या फिर खरीदने का। फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, आपका क्या ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हो गया, या फिर आपको गुड्स लाने का एक्सपेंसेस हो गया, वो सारा का सारा एक्सपेंस आर
डायरेक्ट गुड्स को खरीदने पे हो रहा है, गुड्स को बनाने पे हो रहा है, बेचने पे नहीं। बेचने वाला कहां पे जाता है? सेल्स रिलेटेड पीएनएल में जाता है। देखते जाओ, डायरेक्ट एक्सपेंस में सबसे पहला वेजेस एंड सैलरी। अगर सैलरीज एंड वेजेस हुआ तो वेजेस एंड सैलरीज है तो ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ट्रेडिंग। प्रोडक्टिव वेजेस, ट्रेडिंग। नॉन मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हुआ तो अनप्रोडक्टिव वेजेस हुआ तो पीएनएल। वर्क मैनेजर सैलरी, हु इज अ वर्क मैनेजर? फैक्ट्री सुपरवाइजर। फैक्ट्री का सुपरवाइजर को बोलते हैं वर्क मैनेजर। विच सिट्स इन फैक्ट्री। फैक्ट्री का सारा एक्सपेंस क्या होता है? ट्रेडिंग। कैरेज, अच्छा सिर्फ कैरेज, सिर्फ फ्रेट, सिर्फ रॉयल्टी दिया तो टीडी, लेकिन कैरेज आउटवर्ड दिया, कैरेज ऑन सेल्स दिया। फ्रेट आउटवर्ड है, फ्रेट ऑन सेल्स है, फ्रेट ऑन परचेज है, कैरेज ऑन परचेज है, फ्रेट इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड है, सिर्फ कैरेज है, सिर्फ फ्रेट है। यही यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ो, नेक्स्ट वन फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री वर्ड आ गया, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री इंश्योरेंस। व्हाट इफ नॉर्मल रेंट, नॉर्मल इंश्योरेंस, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी। कोल एंड कोक मतलब फ्यूल किस में लगता है? कोल एंड कोक, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ये सब फैक्ट्री। कोल, कोक, वाटर, फ्यूल, ओके, ऑयल एंड गैस। हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग कहाँ होता है ज्यादा? फैक्ट्री में। तो हीटिंग एंड लाइटिंग है तो ट्रेडिंग, लेकिन लाइटिंग एंड हीटिंग है तो पीएनएल। देन मोटिव पावर, मोटिव पावर मतलब हैवी पावर, सॉरी, ट्रेडिंग डेबिट। बट नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पीएनएल। देन रॉयल्टी ऑन परचेज, ट्रेडिंग। सिर्फ रॉयल्टी, ट्रेडिंग। व्हाट इज रॉयल्टी? वो चार्ज ऑन, मतलब हम दूसरा किसका पैटर्न यूज कर, दूसरा किसी का पेटेंट, दूसरा किसी का ब्रांड नेम आप यूज करके बेच रहे हो तो आपको उसको क्या पे करना पड़ेगा? तो परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, इट्स एन एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज। फ्रेंचाइजी, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस। इज इट क्लियर? दैट बी पार्ट ऑफ ट्रेड। रॉयल्टी ऑन सेल्स जनरली होता नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स होता है, बट आपको थियरी में है, आ गया तो लिखते हैं। रॉयल्टी ऑन सेल्स दिया तो पीएनएल। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ट्रेडिंग, परचेज पे हुआ है, ट्रेडिंग। एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएनएल। कस्टम ड्यूटी, कस्टम क्लियरेंस करके लाया माल, ट्रेडिंग। एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, प्रोडक्शन पे है, लाने का टैक्स, अभी जीएसटी के बाद निकल गया। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग, पता है 11 में भी बोलता था मैं, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग। क्लियरिंग इज फॉर इंपोर्ट्स, फॉरवर्डिंग इज फॉर एक्सपोर्ट्स। क्लियरिंग इज फॉर इंपोर्ट्स, फॉरवर्डिंग इज फॉर एक्सपोर्ट। तो क्लियरिंग चार्जेस आया तो ट्रेडिंग, फॉरवर्डिंग आया तो पीएनएल। डॉक चार्जेस, डॉक मतलब लाया हुआ माल स्टोर करके रखने के लिए,